फ्रेंड्स, वेलकम टू SD एजुकेशन। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। भाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा और भाषा कितने प्रकार की होती है। अतः हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखेंगे मित्र, हमें इस ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। विश्राम का समय समाप्त हुआ, खेल पुनः आरंभ करें। हमें किसी भी तरह अंतिम 2 ओवर में रन नहीं देने हैं। अर्थात कुछ विद्यार्थी हैं जो अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं और अपनी राय को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरे विद्यार्थी भी यही सोच रहे हैं कि हमें रन कैसे बनाने हैं और कैसे जो है हमें इसमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम देखेंगे चित्र के माध्यम से कि व्यक्ति अपने अपने विचार दे रहे हैं और सभी एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है और दूसरे के मन के भावों को जानना चाहता है। समानतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को ही कहते हैं। अर्थात भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना था, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य या व्यक्ति अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरे के विचारों तक पहुंचाना या अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करना और दूसरे के विचारों को समझना, यही क्या है, हमारी भाषा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो हम देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। आरंभ में भाषा का रूप मौखिक ही था। बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसे मुख से बोला जाता है, इसलिए इसे कथित भाषा या उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को एक वार्षिक उत्सव में भ्रमण में ले जाने की बात कर रहा है। तो किस तरह से अपने भावों को व्यक्त करेगा और ताकि विद्यार्थी उसको समझेंगे। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यार्थियों का समूह अपने अध्यापकों के साथ भ्रमण पर जाएगा। इस वर्ष हम वाराणसी चलेंगे। यह सुनकर सभी बच्चे अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रुति और आदित्य ने घर आकर अपने माता पिता को वाराणसी भ्रमण के विषय में बताया। माता पिता ने अपने बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें वाराणसी भ्रमण पर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार प्रधानाध्यापक महोदय की बात को विद्यार्थियों ने ध्यान से सुना और उस बात को उन्होंने अपने माता पिता को बताया। यह भाषा का मौखिक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्र के माध्यम से जिस तरह से प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों को भ्रमण के बारे में बताया और बच्चों ने ध्यानपूर्वक बातों को सुनी, तब श्रुति और आदित्य ने अपने घर आकर अपने माता पिता को भ्रमण के बारे में बताया। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारी मौखिक भाषा है। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। अर्थात जिस भाषा को हम लिख कर व्यक्त करते हैं वह हमारी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि भाषा के लिखित रूप हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो अनुभव किया, देखा, सुना, उसको लिख कर अपने शिक्षिका को बताना या माता पिता को बताना, वही हमारी लिखित भाषा है। भाषा के अन्य भेद भी हैं जिसे हम
जिसे हम देखेंगे राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, जिस भाषा में सरकार या शासन प्रशासन का दैनिक काम किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। अर्थात जिस भाषा के माध्यम से हम हमारी सरकार, शासन प्रशासन या दैनिक कार्य किए जाते हैं वह हमारी राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। जब कोई भाषा क्षेत्रीयता के बंधन से मुक्त होकर अन्य बहुत से भाषा क्षेत्रों और भाषा परिवारों में प्रविष्ट हो जाती है तब व्यापक रूप से समस्त राष्ट्र के सार्वजनिक कार्यों के लिए विचार विनिमय का प्रमुख माध्यम बन जाती है, तब वह हमारी राष्ट्र भाषा का महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेती है। मातृभाषा। मातृभाषा वह होती है वह भाषा जिसे बालक अपने माता पिता, परिवार और समाज द्वारा सीखता है। अर्थात क्षेत्रीय परिवेश में जो भाषा बोली जाती है या जन्म स्थान से जुड़ी, जन्म स्थान के आसपास या परिवार, पास पड़ोस द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे ही हम संपर्क भाषा कहते हैं। मानक भाषा। मानक भाषा वह है जब एक शिक्षित वर्ग या शिक्षित मनुष्य एक या साहित्य विद्वानों द्वारा जिस भाषा को स्वीकार कर लिया जाता है उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा वह होती है जो किसी व्याकरणिक या आदर्श के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। साहित्यिक भाषा वह भाषा होती है जब विशेष ख्याति या विद्वानों या साहित्यकारों द्वारा रचना के माध्यम से व्यक्त की जाती है तो वही हमारी साहित्यिक भाषा कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे बोली और उपभाषा। तो बोली क्या है, उपभाषा क्या है, कितनी बोलियां होती हैं और कितनी भाषाएं हैं, देखते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भारतीय भाषाएं विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत रहती हैं तथा जिनमें साहित्यिक रचनाएं भी विद्यमान रहती हैं उन भाषाओं को बोली की श्रेणी में जाना जाता है। जैसे हिंदी की बोलियां ब्रज, अवधी, कुमानी, बुंदेली, भोजपुरी आदि समग्र रूप में बोली जाती हैं। किसी भाषा के अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा बन जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बोली क्या है, भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाती है। और जब बोली का क्षेत्र व्यापक या थोड़ा बड़ा हो जाता है तब हम उसे उपभाषा के रूप में जानते हैं। तो उपभाषाएं 5 होती हैं और बोलियां 18 होती हैं। बोलियां 18 होती हैं। अब हम देखेंगे उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं 5 होती हैं और बोलियां 18 होती हैं। तो उपभाषाओं में कितनी बोलियां हैं आती हैं, तो उपभाषाओं में पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का उद्गम 100 सेनी अपभ्रंश से हुआ है जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी शामिल हैं। पूर्वी हिंदी का उद्गम
अर्ध मगधी से हुआ है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। राजस्थानी हिंदी का उद्गम सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी शामिल हैं। पहाड़ी हिंदी खस या अपभ्रंशी या सौरसेनी अपभ्रंश से उद्गम हुआ है। गढ़वाली, कुमानी, हिमाचली आदि बोलियां शामिल हैं। और बिहारी हिंदी में मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का उद्गम हुआ है, जिसमें मगधी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां शामिल हैं। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिनमें से इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे लिपि क्या है। भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने का तरीका ही क्या है, लिपि है। हम देखेंगे कि विश्व में अलग अलग तरह की लिपियां और अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न भाषाएं का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे भाषा और लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से बनी है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि से बनी है, स्पेनिश भाषा रोमन लिपि से ली गई है, उर्दू भाषा फारसी लिपि से ली गई है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि से ली गई है, जर्मन भाषा रोमन लिपि से ली गई, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि से ली गई है, फ्रेंच भाषा रोमन लिपि से ली गई है। अब हम देखेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं और किसे कहते हैं व्याकरण। तो शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, अर्थात विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ना। व्याकरण से भाषा का अनुशासन बना रहता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसका निर्माण भाषा विशेष के लिए होता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने का बोध होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह है जिसके माध्यम से भाषा का अनुशासन बना रहता है और विश्लेषण करके हम अलग अलग भागों में विभाजित करके लिखते और पढ़ते हैं। और व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द, ध्वनि, वाक्य आदि रूप और उनके प्रयोगों को देखेंगे और पढ़ेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का बोध होता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, जिसमें से वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार शामिल हैं। तो हम देखेंगे वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार इस शीर्षक के अंतर्गत वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, वर्णों के उच्चारण, प्रयोग तथा वर्णों को आपस में जोड़ने का ज्ञान दिया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की बनावट कैसी है,
और वर्णों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और किन किन वर्णों को आपस में जोड़कर हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जोड़कर एक नए ज्ञान का सृजन करते हैं, तो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है शब्द विचार। इस शीर्षक के अंतर्गत शब्द रचना, शब्द के भेद, शब्द संपदा तथा उनके विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताया जाता है। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द के भेद क्या हैं और किन किन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्यों का प्रयोग कैसे करते हैं। पद विचार के अंतर्गत हम देखेंगे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अतः इस शीर्षक के अंतर्गत पद रचना, पद रूपांतर, पद परिचय तथा उनके प्रयोग का वर्णन होता है। अर्थात पद विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पद क्या है, कितने होते हैं और कितने उसके रूपांतर हैं, पद का प्रयोग हम वाक्य में कैसे करेंगे। और वाक्य विचार इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे वाक्य रचना क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं, पदबंध, शुद्धता कितनी और विराम चिन्ह इत्यादि का वर्णन किया जाएगा। और वाक्य विचार के अंतर्गत हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, किन आधारों पर वाक्यों का विभाजन किया गया है, वाक्य के अंग कितने हैं और पदबंध यानी पद से बंधा हुआ वाक्य कौन कौन से होते हैं और विराम चिन्हों का प्रयोग करके हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं आदि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या जाना और क्या समझा। तो अंत में बस हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किस धातु से या किस से मिलकर बनी है। तो भाषा संस्कृत भाषा की भाषा धातु से बनी है जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। अर्थात पढ़ा भाषा क्या है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों एवं अनुभवों को आदान प्रदान करता है। और फिर पढ़ा हमने भाषा के भेद कितने हैं, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर देखा हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, लिपि और व्याकरण का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं।